गरुड़ कमांडो के कदम लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हीं लोगों के हाथ आपकी जान लेने के लिए आगे बढ़े हों? Special Forces operator is not fighting for his country. He is fighting for his own mates. एक बॉडी अभी भी मिस थी सर। भालू तो क्या सर, शेर चीता कुछ भी होता सर, उस दिन तो पेट फाड़ के उसके 2 टुकड़े कर देते। हमारे पास 10 बजे करीब एक कॉल आता है, रात में 2:30 बजे फायर फाइट हैज स्टार्टेड। उस समय एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। 7 कमांडो थे, मैं तो कहूँगा वो सुपर 7 थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा सर, तो वो अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था और उसने बोला, मेरे को पता था तू जरूर है। सर ये हमारे फॉलन सोल्जर्स हैं सर, इन्हीं की लेगेसी है जो सर हम अपनी मरून बैरी लेके चलते हैं सर। जय हिंद दोस्तों, मैं विंग कमांडर निमिष जैन एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्सेस गरुड़ के पहले पॉडकास्ट में हमने कहानी में आपको बताया था कि गरुड़ फोर्सेस किस तरह से दुश्मनों के प्रहार से सुरक्षा करती है, और आज की इस सच्ची कहानी में हम बात करेंगे कि गरुड़ फोर्सेस का एक अलग रूप है जिसमें वो प्राकृतिक आपदाओं के प्रहार से भी सुरक्षा करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन राहत की। 2013 के अंदर जब विध्वंसकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण उत्तराखंड में हजारों लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था और वो प्राकृतिक त्रासदी से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। उस समय भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा नागरिकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑपरेशन था। हमारे गेस्ट गरुड़ कमांडो सगीर अहमद भी उस ऑपरेशन के अंदर एक मिशन के अंदर एक्टिव रूप से अपना योगदान दे रहे थे। आइए स्वागत करते हैं गरुड़ कमांडो सगीर अहमद का। सगीर, जय हिंद एंड वेलकम। जय हिंद सर। ऑपरेशन राहत में 2000 से ज़्यादा उड़ान हुई थी और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाया गया था। यस सर। और उस समय एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी जिसमें हमारा एक मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके अंदर हमारे 20 जांबाज सवार थे। शुरुआत इसी बातचीत से करते हैं कि जब आप ऑपरेशन राहत में गए थे तो पहला दिन कैसा था, क्या मंजर था उस दिन? ओके, इट वाज लाइक जैसे भी हमारा कोई मिशन होता है, गरुड्स आर ट्रेंड फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस। गरुड्स आर ऑफेंसिवली ट्रेंड और हम हमेशा क्रॉस बॉर्डर के लिए तैयार रहते हैं। हमारे जो वॉर टाइम रोल्स हैं, ऑप रोल्स हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यूस करते रहते हैं। बट पीस कीपिंग रोल भी हमारा एक पार्ट है। तो HADR मिशन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़ आएंगी तो देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट हैं। तो उसी दौरान एक वेदर बहुत ख़राब चल रहा था और ये सारी चीज़ें इंडिया में फैल रही थी। हमें समझ में आ रहा था कि नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ जोन में जो है क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है। तो हम न्यूज़ में देख रहे थे, बट अचानक ही एक रेगुलर रूटीन डे में जो मॉर्निंग में हमारा चालू हुआ, हमारे पास 10 बजे करीब एक कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि आपको स्टैंड बाई रहना है। स्टैंड बाई रहना है? बिल्कुल। और आप कहाँ पोस्टेड थे उस समय? उस समय मैं एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में पोस्टेड था सर। अच्छा। यस। और इमीडिएटली हमने ब्रीफिंग कॉल किया। इट वाज अ जनरल ब्रीफिंग। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई टास्क मिल गया था जिसके लिए हम प्रिपेयर होंगे, बट हमें ये बोला गया था स्टैंड बाई रहना है। तो वी वेर प्रिपेयर्ड, माइंड से समझ में आ गया था कि होने क्या वाला है। तो उसी दौरान एक रेगुलर ब्रीफिंग हुई। इट वाज अ जनरल ब्रीफिंग।
और हमें बोला गया कि जाना है। तो अकॉर्डिंग टू टेरेन, कोई भी मिशन स्पेसिफिक टेरेन होता है सर, तो हमें पता रहता है कि हमारे पास इक्विपमेंट क्या रहना चाहिए। अच्छा। तो HADR मिशन था, रेस्क्यू मिशन था, तो हमने अपने ऑप इक्विपमेंट्स को रेडी कर लिया। अच्छा। तो हमने पहाड़ों में ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने अपने माउंटेन इक्विपमेंट्स लिए, ऑप इक्विपमेंट्स लिए, पर्सनल किटिंग ली और रोप वगैरह ले लिया। तो माउंटेन के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं? माउंटेन के इक्विपमेंट्स में आपके पास एक रैपलिंग रोप रहता है, असेंडर्स रहते हैं, डिसेंडर्स रहते हैं, कैराबाइनर्स रहते हैं, पुली रहती हैं, और आपके पास हार्नेस रहते हैं। अच्छा। और हमें ये भी मालूम है कि टेरेन बहुत ख़राब है, टचडाउन होगा नहीं होगा, हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगा नहीं करेगा, तो हमारे पास स्लिदरिंग के भी इक्विपमेंट किट रहती है। स्लीथरिंग मतलब रस्सी से नीचे उतरने के लिए? हाँ एग्जैक्टली सर, वो एक प्रोसेस है फास्ट इंसर्शन का। ओके। तो हमने अपनी पर्सनल किटिंग के साथ ये सारे इक्विपमेंट्स को तैयार करके रख लिया। इमीडिएटली हेलीकॉप्टर आया और हम बोर्ड हो गए। और इसके लिए जब मैं टीम हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन होगा, तो हमने अपनी ब्रीफिंग में सबकी तरफ देखा, एवरीबडी वाज वॉलंटियर। एवरीबडी गॉट एवरीबडी वॉलंटियर। वाज वॉलंटियर। और इट इज मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब सारे लोग वॉलंटियर आपको चूज़ करना है। तो यही गरुड़ की ताकत है। यही गरुड़ की ताकत है सर। तो मिशन स्पेसिफिक था, तो हमें मालूम था कि सब जाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को चाहते थे बेसिकली जो माउंटेनिंग में ज़्यादा ट्रेंड है। ओके। तो हमने एक छोटा सा स्क्वाड बनाया 7 लोगों का, और हम अपने इक्विपमेंट के साथ ऑन बोर्ड हो गए और सीधा हमें लिफ्ट करके पहुंचा दिया गया देहरादून। देहरादून पहुंच गए। देहरादून जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने मौसम को देखा कि यस ख़राब है, मौसम ख़राब है और सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट दिख रही थी। इमीडिएटली कॉल आता है कि नहीं अभी यहाँ पे नहीं हो आप, आपको आपके नेक्स्ट बेस पे लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, आगे जाना है देहरादून से? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बेस था गोचर। ओके, गोचर। हाँ गोचर, वो एक एयर स्ट्रिप है। वहीं पे हमारा जो राहत का कंट्रोल सेंटर एयरफोर्स ने बनाया था, वो वहीं पे बेस था। तो हम गए, हमने कंट्रोल सेंटर में रिपोर्ट किया और वेट करने लगे कि कोई कुछ होगा, कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम प्रिपेयर हैं। अच्छा, तो गोचर में कैसा माहौल था? गोचर में थोड़ा सा क्योस था, शॉर्टीज चल रही थी और वेदर ख़राब था, बारिश हो रही थी, बट लोग आ रहे थे जा रहे थे और रेस्क्यू हो रहा था, यही सब चल रहा था। तो उसी दौरान हमें फर्स्ट डे हमने ये सारी चीज़ें देखी वहाँ पे, और उसके बाद हमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, तो हमें भी लगा ठीक है, इंसिडेंट नहीं होना इज़ ऑलवेज बेटर। यस। तो हम वो दिन हमारा ख़त्म हुआ, हम अपने रूम्स में जाके चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दोबारा से गोचर रजिस्ट्री पे रेडी होके आ गए विद ऑल आर इक्विपमेंट्स। तो उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमें संभावना मतलब सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी कल्पना आपने? भी नहीं करी थी। ओहो। हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कंट्रोल सेंटर से कि एक हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का जो केदारनाथ से सॉटी लेके आ रहा था गोचर। ओके, वो कांटेक्ट ब्रेक हो गया उसका, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। कम्युनिकेशन कांटेक्ट ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वेदर ख़राब था और सिचुएशन वर्स्ट तो दिख रही थी। तो हम विदाउट वेस्टिंग हमने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया। हमने अपने इक्विपमेंट्स को लिया। 2 ALH हेलीकॉप्टर रेडी थे। अच्छा, कमांडोज को ले जाने के लिए? यस बिल्कुल, 2 हेलीकॉप्टर्स रेडी थे। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, अपना इक्विपमेंट लिया और हेलीकॉप्टर में बोर्ड हो गए। तो लोकेशन नहीं पता थी, एग्जैक्ट लोकेशन उस जगह की हमें उस समय नहीं पता थी, क्योंकि और हम सोच भी नहीं थे कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, बट रेकी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो मतलब आपको लगा कि अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई दुर्घटना हो सकती है? बिल्कुल, और उसके लिए फिर आप वेट नहीं कर सकते कि कुछ होगा, और कुछ आपको रेकी स्टार्ट करना ही चाहिए। तो हमने बहुत बड़ा एरिया था सर, जंगल था, बोल्डर्स थे, वैलीज थी और बारिश हो रही थी, वेदर तो ख़राब था ही। हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं पायलट्स उस समय 10 से 12 हज़ार की ऊंचाई पर पहाड़ों में और दुर्गम घाटियों में उड़ा रहे थे और मौसम तो बहुत ही ख़राब था। बिल्कुल सर। और पीस टाइम में उड़ाना एक अलग बात है, और ऑपरेशनल टाइम में आपको अंदर ये भावना होती है कि आपको जितनी जल्दी हो सकता है कितने लोगों को आप रिकवर कर सकते हैं। तो उसी इंटेंशन के साथ हम ऑन बोर्ड हुए, टेक ऑफ हुआ और हमने 3 लेवल में सर रैकी शुरू की। लो लेवल फ्लाइंग किया, एक सर्किट मारा, चेक किया, पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया था सर। फिर उसके बाद जब कुछ नज़र नहीं आया तो हमने मिड लेवल फ्लाइंग किया। अच्छा, वहाँ से चेक किया, वहाँ से भी कुछ नज़र नहीं आया। हमने अपना ऑल्टीट्यूड और इंक्रीज़ किया, हाई लेवल पे गए और वहाँ से चेक करना शुरू किया।
हमें कुछ भी दिखा नहीं सर। ये सब करते करते करीब 2 से 3 घंटे बीत गए थे। और मौसम इतना खराब है तो आपकी विजिबिलिटी भी काफ़ी डाउन हो जाती है। यस सर। हाँ, और इसी के दौरान हमने अपने कैप्टन से डिस्कशन किया और लगा कि हमें ट्राई करना है। बेस से भी कंफर्मेशन यही आ रहा था कि अभी तक हेलीकॉप्टर को कोई लोकेशन नहीं पता चला है। ओके। तो यही करते करते हमने सोचा कि हमें कहीं पे पैचेस में लोग दिखाई दे रहे थे, तो हम उनके पास गए। हमारे पास कुछ राहत सामग्रियाँ भी थी। तो हम जैसे कोई रिवर है या ओपन पैच है जहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, हमने वहाँ टच डाउन भी किया, उतरे और वापस उनके पास गए। बट जब ऐसी सिचुएशन में सर लोग होते हैं तो उनका सर्वाइवल एक्सटिंक्ट जो होता है ना अंदर, इंस्टिंक्ट, वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। हाँ। तो हेलीकॉप्टर आया है, टच डाउन हुआ है, तो वो सोचते हैं कि चलो जल्दी भाग के इसमें बैठ जाते हैं। हो सकता अच्छा, है उन्हें लगा हमारे कि आप उनको बचाने आए हैं। यस सर। और ये बहुत ही डेंजर हो सकता है, क्योंकि टच डाउन करने का मतलब ये नहीं कि इंजन ऑफ हो गया है, एंड सिविलियन डजंट नो कि एयरक्राफ्ट के पास आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। हाँ। रोटर है और उसका अप डाउन अंडुलेशन ग्राउंड का है, टेल बूम में भी रोटर रहता है जी। तो हमने 1-2 लोगों से पूछा उतर के, तो उनको कुछ ना आवाज़ सुनाई दी ना उन्होंने कुछ देखा। तो हमें लगा कि नहीं, इसको और हमें जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। और दोपहर हो चुकी थी। हाँ। हम टुवर्ड्स इवनिंग बढ़ रहे थे। हाँ, और पहाड़ों में तो इवनिंग और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी होती है जी। दोबारा हम बोर्ड हुए, टेक ऑफ हुआ, फिर से हमने शुरू किया। ये करते समय जब हम टॉप लेवल हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे देख रहे थे, तो और रेकी को ढूंढने को, सर्च ऑपरेशन को कि हमें अच्छे से दिखे, हमने अपनी सीट बेल्ट टाई की, डोर खोला, अच्छा, और झांकना शुरू किया बाहर। ओ, ये तो बड़ा खतरे का हर काम होगा। विंडो से हर गरुड़, एयर क्रू, जो बेस्ट पॉसिबल था उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बट वहाँ पे उस समय हमें नहीं दिख रहा था। फिर करीब 3:30, 4 बज गया होगा सर, शाम के 4 बजे। यस। उस समय हमें एक जगह से धुआं दिखाई दिया। धुआं दिखाई दिया। यस सर। और जैसे ही आपको पता है कि आप एक Mi-17 V5 को ढूंढ रहे हैं और ऐसा कुछ धुआं दिखाई देता है, तो इमीडिएटली आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। हमने अपना स्कैनिंग शुरू किया, एयरक्राफ्ट उस तरफ को फ्लाई करना शुरू किया, वहीं पे होवर कर रहा था। पेड़ थे, इतने डेंस जंगल था, हमें एक टेल बूम दिखाई दिया। टेल बूम दिखाई दिया। यस सर, हमें एक टेल बूम दिखाई दिया जो चमक रहा था थोड़ा सा, मतलब अंधेरे में, मतलब समझ लीजिए कुछ उजाले जैसा हमें दिखाई दिया। अच्छा। तो हमने इमिडिएटली, पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि एयरक्राफ्ट की हालत क्या है। तो ऊपर से जब हमने देखा तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया टेल बूम के अलावा। सेकेंड स्टेप वाज कि कोई लाइफ तो नहीं है उसमें। हाँ, कोई जीवित तो नहीं है। यस सर। हमने देखना शुरू किया, देख रहे हैं, बट हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा, कोई हैंड सिग्नल नहीं दिखा, कोई फ्लैग नहीं दिखा, किसी भी तरीके की चमकदार चीज़ें नहीं दिखी जो हम सोच सकें कि वहाँ पे कोई है। तो चीज़ें सर वर्स्ट होती जा रही थी, अंदर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, दबाव बढ़ता जा रहा हो। बिल्कुल सर। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप वाज नो, अब हम डिले नहीं कर सकते, इन्फिल्ट्रेशन करना है। तो इन्फिल्ट्रेशन करते समय जब आपको टच डाउन करने की सोच रहे हैं, तो फिर से वही चीज़, मैंने अपनी टीम की तरफ देखा, हम लोगों ने प्लान किया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और काफ़ी देर हो चुकी थी। और जिस हेलीकॉप्टर में हम फ्लाई कर रहे थे उसके लिए भी वेदर ऐसा नहीं था कि चेंज हो गया था सर। हाँ, उसके लिए भी तो फ्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा। उस समय भी वेदर वैसे ही था, वही तूफान, वही बारिश, वही पहाड़, वही टेरेन। लेकिन हमने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट सर, इमीडिएटली अपना डोर ओपन किया, स्लिदरिंग रोप को टाई किया एंड उसको थ्रो कर दिया। बिल्कुल, मतलब आप लोग नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। यस, बिकॉज टच डाउन करने कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, था ही नहीं वहाँ पे। टच डाउन का मतलब कि हेलीकॉप्टर नीचे उतरे और फिर आप आराम से उतरे। वो बेस्ट वे है सर आपको ड्रॉप करने के लिए। बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो सेकेंड जो इंसर्शन का मेथड है, दैट इज स्लिदरिंग। ओके। तो उसी क्योस में थोड़ा सा किसी एयर क्रू ने हमारा जो बैग था, थोड़ा और पर्टिकुलरली बताओ तो वो मेरा ही बैग था। अच्छा। जो इसमें मेरा और मेरे बडी पेयर का पर्सनल इक्विपमेंट और टेक्निकल इक्विपमेंट था। टेक्निकल इक्विपमेंट मतलब जो आपको माउंटेनिंग में सारा रेस्क्यू के लिए जरूरत है। बिल्कुल, जिसमें डैगर होते हैं, पाउचेस होते हैं, टेंट होते हैं, आपके मेडिकल किट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे बैग में थी। स्लीपिंग बैग होता है। तो उन्होंने उसको थ्रो किया,
उनको पता नहीं था कि इसको थ्रो करने से हो सकता है ये चला भी जाए कहीं भी, या गुम हो सकता है, या फिर इतने वैली है, पूरा स्टीप ग्रेडियंट है, जी। वो नीचे जा सकता है। वो हमने अपनी आंखों से देखा कि बैग मेरा नीचे फेंका गया और वो उछलता हुआ वैली में चला गया, वैली के अंदर चला गया? वैली के अंदर नीचे ही ओह। चला गया। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमने बोला नो, कुछ भी फेंका नहीं जाएगा, हाँ चाहे कितना भी वेट होगा हम उसको कैरी करेंगे और हम स्लिदर डाउन होंगे। हाँ, क्योंकि ये सारा सामान तो आपको जरूरी है जिसको आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में हमारा ही इक्विपमेंट अगर चला गया तो उसमें मतलब डिफिकल्टीज तो बढ़ती चली हाँ, ये जाएंगी। तो एक सैनिक बिना हथियार के जैसा हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 2 हेलीकॉप्टर्स थे, 2 हेलीकॉप्टर्स ने थोड़ा पॉसिबल जो साइट हो सकता था वहाँ पे हम लोग को स्लिदर डाउन कर दिया इमीडिएटली विदाउट। हमने अपने आप को चेक किया, थोड़ा स्लिप हो रहा था, ये सब हो रहा था, बट वो पार्ट ऑफ मिशन है, उसको क्या कह सकते हैं, वो तो टेरेन ही ऐसा है। बट हमने तुरंत प्लान किया, नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी चलते हैं अपना क्रैश साइट पे। तो क्रैश साइट पे जब हम पहुँचे सर, तो वो थोड़ा सा मंजर दर्दनाक था। उसको जब देखा हमें तो बिलीव नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर जो हमने देखा, एक बड़ा सा बोल्डर था। जो हेलीकॉप्टर का अप्रोच रहा होगा सर, वहाँ के जो पेड़ थे, मोटे मोटे पेड़ सर, वो ऐसे कटे हुए थे जैसे उनको किसी ब्लेड से आरी से काटा गया हो। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर का रोटर उनके ऊपर से गया यस होगा। सर, यस सर, उसने कट किया। और इम्पैक्ट वाज कि उसका जो राइट साइड वाला पोर्शन था और कॉकपिट था, वो एक बोल्डर में जाके टकराया हुआ है। और जो उसके ब्लेड्स थे सर, वो ब्लेड्स जो ऊपर रोटर में रहते हैं, वो ब्लेड्स टूटे हुए थे। ऑलमोस्ट ऊपर का जो रूफ था वो मिसिंग था, क्रैश था पूरा। जो बेस प्लेट थी, वहाँ पे जो बेस था, चेयर्स थी, उसमें से कुछ कुछ हमें दिखाई दे रहा था। विंडोज़ वगैरह इंटैक्ट थी थोड़ी बहुत। तो पहली चीज़ जो मेरी हम लोग की नज़र पड़ी वो थी कि हमने कॉकपिट में एक बॉडी देखी, और वो एकदम इंटैक्ट दिखी हमें। अच्छा, आपको कॉकपिट मिल गया उसके बाद? कॉकपिट हमें सामने से दिखाई दे रहा था, जिस तरह से हमारा अप्रोच था सर, वो नोज की तरफ से था। ठीक है। तो हमें बॉडी दिखाई दी जो बिल्कुल इंटैक्ट है सर। अपर बॉडी वॉज बिल्कुल मतलब एकदम फिट एंड फाइन। हम तुरंत दौड़े, हमें लगा कि हम निकालते हैं बाहर। लेकिन जब नीचे देखा, जब अंदर से देखा कि निकालने की मदद करते, तो सीट बेल्ट लगी हुई थी सर, और अपर नीचे का पूरा पोर्शन जला हुआ था। ओह, नीचे का पूरा पोर्शन जला हुआ? नीचे वाला पूरा आप लोगों को लगा कि Yes. ये जिंदा है और इसे हम रेस्क्यू कर लें? हाँ, मतलब लोअर बॉडी से प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। और फिर हमने और इधर उधर देखा, तुरंत स्कैन किया पूरा 20 मीटर का एरिया, तो हमें वहाँ पे कोई भी मतलब जिंदा नहीं मिला। अच्छा। तो इट वाज शॉकिंग सर, इट वाज शॉकिंग। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अब शॉक हो गया है और आप जिस काम के लिए आए हैं अब आप वहाँ पे रोने पीटने लग जाएं। ऐसा नहीं हो सकता सर। आपको अब यहाँ पे ही आपकी ट्रेनिंग और आपका जो मिशन है वो पूरा करने का आपको जज्बा पैदा होता है जी। क्योंकि हम चाहते थे कि अब जितना जल्दी, इससे पहले कि वेदर और वर्स्ट हो जाए, नाइट हो जाए और हम मिशन मतलब इवैक्यूएशन ना कर पाएँ, तो हमने बहुत जल्दी करने की कोशिश करी। लेकिन रात हो चुकी थी सर। तो आपको उस एक बॉडी के अलावा और बॉडीज वहाँ दिखाई दी थी? हाँ बिल्कुल सर, बॉडी दिखाई दी थी। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये कॉकपिट की थी। अच्छा। लेकिन जो कैबिन था वहाँ पे भी हमें बॉडीज दिखाई दी, और वो सारी बॉडीज से टक्ड इन पोजीशन में थी और एक दूसरे से चिपकी हुई थी और टुवर्ड्स नोज लीन थी। टक्ड इन थी मतलब एक पोजीशन होती है सर, अगर इम्पैक्ट होने वाला है बिफोर क्रैश, तो सारी एक छोटी पोजीशन बनाई जाती है सर टुवर्ड्स कॉकपिट। तो ये एक प्रोसीजर है कि इम्पैक्ट को क्या पता बचाया जा सकता है, तो जंप नहीं होगा, एक दूसरे से टच रहेंगे, तो मे बी शायद बच जाएं। हाँ, ये एसओपी रहता है सर। ओके। हम जब पैराट्रोपिंग वगैरह करते हैं तो उसके भी टेक ऑफ के समय ये सब प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी, और टाइम नहीं था सर हमारे पास, रात हो चुकी थी। इससे पहले कि हम मिशन स्टार्ट करते, मतलब रिकवरी स्टार्ट करते, तो हम ये नहीं चाहते थे कि अब अंधेरे में कहाँ जाएं। तो मजबूरन हमें वहाँ पे वो रात बितानी पड़ी। अच्छा, उसी पे आप उसी जगह पे क्रैश साइट पे आपको रात भर रुकना पड़ा? हमें वहाँ पे मजबूरन रात भर रुकना पड़ा सर। तो
हमने देखा भाई बेस्ट पॉसिबल कहाँ पे हम अपना टेंट पिच कर सकते हैं। जगह तो थी ही नहीं और ऐसे इरादे भी नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ टाइम रुकेंगे स्पेंड आप करें रात को। या क्रैश साइट से बहुत दूर चले जाएं। हमें जैसे तैसे जगह मिली, क्लीन किया, थोड़ा बहुत बुशेस वगैरह हटाए और थोड़ा सा टॉप पे गए और वहाँ पे हमने टेंट पिच करने के लिए 2 टेंट पिच करने के लिए जगह बना ली। ओके। और ऐसा भी जब टेंट पिच हो गया हमने उसमें अपने इक्विपमेंट्स को रख लिया। और कुछ भी ऐसा होता है सर कि जब आप कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब रात में आप किसी मिशन में हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सब सो जाते हैं। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमें अपना 360 डिग्री कवर करना ही होता है सर। अच्छा। तो हम तीनों पोर्शन में बैठे हुए थे टेंट के आसपास, अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। हाँ, और रात को कुछ भी खतरा हो सकता है, जंगल है, कुछ भी, किसी भी तरह Somehow के। हमने भी मैनेज सर, हमने आग भी जला पाए। अच्छा। बिल्कुल। तो हम बैठे हुए थे, रात के आई थिंक 2-3 बज गया था। हमें आवाज़ें आ रही हैं, पेड़ गिर रहा है, बारिश हो रही है, तूफान, हवा बौछारों के साथ बारिश हो रही है। हम कपड़े हमारे पूरे भीग चुके हैं ओहो। और ठंड भी है। तो उसी दौरान हमें एक कुछ सुनाई दे रही थी आवाज़ें और हमने थोड़ा बहुत जो भी देख पा रहे थे, तो हमें एक भालू नज़र आया सर। भालू नजर आया? बिल्कुल सर। ओहो। और हमें लगा कि यस ये तो जंगल है, भालू पॉसिबिलिटी। भालू तो क्या सर, उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पे वेपन्स नहीं थे, इट वाज अ पीस कीपिंग, मतलब हम रेस्क्यू करने गए थे, बट हमारे पास डैगर्स थे। अच्छा। वो हम कैरी कर रहे थे। भालू होता चाहे शेर, चीता, कुछ भी होता सर, उस दिन तो हम उसको पेट फाड़ के उसके 2 टुकड़े कर देते। हाँ। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे बैठे रहे, इमीडिएटली धीरे धीरे करके हम क्रैश साइट तक गए, उसको भी प्रोटेक्ट किया सर। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रोटेक्ट करके बैठे रहे, हमारा काम तो एक्चुअल में क्या था, हमें इवैक्यूएशन करना था। तो हमने क्रैश साइट को भी प्रोटेक्ट किया सर। ओके। भालू उधर नहीं आया पास में, मे बी वो आग की वजह से नहीं आया, जानवर जनरली डरते हैं, वो चले गए। बट हमने इस बात को ध्यान में रखा कि अगर नेक्स्ट रात भी हो जाती है तो आपको क्या करना है। हाँ, क्योंकि भालू से आप अपना तो बचाव कर लेंगे, आपके दिमाग में ये भी होगा कि जो लोगों, सर, हाँ, yes, जो सर, मृत जो लोग हैं remains उनके बच शरीर को गए भी तो हैं, बचाना सर, है। जो बॉडीज वहाँ पे बच गई हैं, हम उसको डैमेज और नहीं होने दे सकते थे सर। क्यों? तो उसके बाद वो वैसे ही चलता रहा सर, चलता रहा, और रात से जगते जगते सर, नींद तो किसको आने वाली थी सर। हम सोच रहे थे कब फर्स्ट लाइट हो और हम अपना इवैक्यूएशन स्टार्ट करें। हम उठे, बाहर निकले टेंट से, जो ऑलरेडी बाहर थे, हम लोगों ने दोबारा से प्लानिंग करा सर। इन सब प्लानिंग करने में सर मैं ऐसा नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा सर। इट वाज अंडरस्टूड कि क्या करना है, किस लिए हम वहाँ पे हैं। आप उसके लिए ट्रेन है ही। बिल्कुल सर, यही हमारी ट्रेनिंग है, हमें मालूम है हम वहाँ पे किस लिए हैं। तुरंत हम क्रैश साइट के पास पहुँचे और हमने इवैक्यूएशन के लिए पहले रास्ता देखा। ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि आप कहीं से भी एयरलिफ्ट करा दें, पेड़ हैं हर जगह, आपको एक छोटा सा रेकी करना ही था जी। बिफोर इवैक्यूएशन। तो हमने 2 जगह पे टीम भेजी, घूमे। तो रेकी करने के दौरान थोड़ा सा हमें कुछ लगा कि यस कुछ ओपन पैच है, तो हमने उसको और क्लीन करने की कोशिश की, ज़मीन को थोड़ा प्लेन करने की कोशिश की। हमारे पास जो भी बेस्ट पॉसिबल था, लकड़ी थी, हमारे डैगर्स थे, हमने उससे ज़मीन को थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश की और हमने एक रिकवरी पॉइंट क्रिएट कर लिया सर। वेरी गुड। इट वाज अ अचीवमेंट सर। ऐसी सिचुएशन में आप पॉसिबल नहीं था, बट हमने कर लिया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि इतना स्लिपरी है, ग्रेडियंट इतना मतलब स्टीप है, तो बॉडीज को रिकवर करके हम लाएंगे कैसे? इट वाज अ क्रैश बिग साइट से चैलेंज। अच्छा रिकवरी साइट पर कैसे लेकर आएंगे? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने अपने जो इक्विपमेंट्स थे, माउंटेनिंग ट्रेंड हमारे गरुड्स थे, हम लोगों ने इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग, मतलब वही कोई टाइम वेस्ट किए बिना हमने प्लान करा, नहीं 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 नहीं, हमें रैपलिंग रोप का इस्तेमाल करना है। पुलिस थी हमारे पास, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में करीब 50 से 60 मीटर के करीब वो डिस्टेंस था रिकवरी पॉइंट हमारा। अच्छा। क्रैश साइट से। तो वो ऐसा नहीं था कि एकदम प्लेन था या फिर स्लोप था कि हमने हुकअप कर दिया एंड नीचे बॉडी को खींचा और आ गई। तो हमने जिग जैग जो भी अप डाउन करके हम रैपलिंग रोप बांध सकते थे, हर पॉइंट टू पॉइंट सर हमने एंकर करके उसको प्रॉपरली चेक करके रिकवरी पॉइंट तक पहुंच गए। ओके। अब था क्वेश्चन हमारे सामने कि हम रिकवर करें तो कैसे? कुछ तो होना चाहिए जिससे हम एयरलिफ्ट करा सकते हैं।
हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं बॉडी जिस स्टेट में नहीं थी Yes, कि इस उनको state में हुक नहीं करके थी। वो ऊपर Yes, उठा sir, लें। yes, sir, exactly. तो कंट्रोल सेंटर से बात हुई। हमने बताया कि हमने मैनेज कर लिया है और रिकवरी ऑपरेशन हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएटली सर सॉर्टीज प्लान हुई और हम लोग को मैसेज आया, यस वी आर कमिंग। तो और हम लोगों ने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी कि हमें एक वेपन भी चाहिए और हमें क्या कहते हैं इसको, हमें कुछ नेट चाहिए, कोई नेट चाहिए, बॉडी बैग्स चाहिए जिसमें हम बॉडीज़ को रिकवर कर सकें। जी। तो हमारे पास नेट आए, बॉडी बैग्स आए। वो जैसे हमारे पास आए हम दोबारा से रिकवर कर वो उनको लेके क्रैश साइट पहुँचे। तो जब हमने पैकेट ओपन किया सर तो बॉडी बैग जो थे वो ऐसे नहीं थे कि वेट कैरी कर सकते हैं। अच्छा। और हम ऐसा नहीं था कि एक भी बॉडी जो अब हमारे पास अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं हो सकता था कि हम उसको मतलब हमसे ऐसा हो जाए कुछ कि इधर उधर गिर जाए या हमसे स्लिप हो जाए। तो हमने सबसे पहले तो बॉडी बैग्स का चेक शुरू किया सर। हमने उस पर खींचा, उसके हुक्स को चेक किया और वो फट गया। तो हमने सोचा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट बॉडीज़ को सिक्योर करने के लिए उनको प्रॉपरली उसमें रखने के लिए, हाँ ये काम के लिए बॉडी बैग वॉज ओके। तो हमारे पास नेट्स भी आए थे, जो एक रहता है, रूटीन रहता है सर, जो एयर क्रू के पास एयरक्राफ्ट में वो नेट्स जनरली रहते हैं। तो उनकी डिमांड की गई तो हमारे पास नेट्स आ गए। तो वो भी लेके हम साइट के पास पहुँचे, फिर हमने शुरू किया सर रिकवरी ऑपरेशन। ओके। तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि आप जो 7 कमांडो थे, मैं तो कहूँगा वो सुपर 7 थे। आप लोगों के मन में ये भावना थी कि उन मृत शरीरों के लिए भी रिस्पेक्ट थी कि वो कहीं और डैमेज ना हो जाएं, खो ना जाएं और उनकी फैमिलीज़ के पास सुरक्षित पहुंच सर पाएं। ये हमारे फॉलन सोल्जर्स हैं सर, और इन्हीं की लेगेसी है जो सर हम अपनी मरून बैरे लेके चलते हैं सर, पहनते हैं। तो हम वो लेगेसी को ही मेंटेन करते हैं सर। और फैमिलीज़ के बारे में इमिडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि इनकी फैमिलीज़ को पता चलेगा, तो जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं हम कर दें सर। सल्यूट टू गरुड़ कमांडोज फॉर दिस। थैंक यू सर। बट ये एक्चुअली सर एज अ सिविलियन आई, मतलब कोई हमें देखता है तो उसके लिए बड़े काम है सर, बट ये ही है वो काम जो हम करते हैं, व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर सर, वो ही ये सिचुएशन है। तो हमने एक एक करके बॉडीज़ को रिकवर करना शुरू किया, हेलीकॉप्टर से निकाला जो भी हम कर सकते थे। तो हमने 19 बॉडीज़ रिकवर की सर। अच्छा, और 19 हमारे बॉडीज पास रिकवर कर ली। इन्फॉर्मेशन थी मैनिफेस्ट में कि 20 ऑन बोर्ड है। अच्छा, एक बॉडी अभी भी मिस थी सर। ये हमारे लिए मतलब शॉकिंग हो गया फिर से कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने ये भी इनफैक्ट कंट्रोल सेंटर में डिस्कशन किया कि यस मैनिफेस्ट में 20 हैं, तो क्या वो सच में 20 बोर्ड हुए हैं या 19 ही बोर्ड हमने हुए? रीएश्योरेंस लिया क्योंकि हमें 19 बॉडीज ही रिकवर हुई। बॉडीज को हमने बैग में पैक करके प्रॉपरली रख लिया संभाल के, और एक एक करके हमने बॉडीज जो बॉडी बैग्स थे उनको हुकअप करके पुली की मदद से एक रोप से हम खींच रहे थे, और जिग जैग जैसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने उसको रिकवरी पॉइंट तक बॉडी बैग्स को पहुंचाया। और जब सारी बॉडीज हमने वहाँ पहुंचा पाए तब हमने एक और रेकी की, दोबारा रेकी की उस एरिया कि अच्छा। अगर इतना श्योर है कि यस 20 ऑन बोर्ड थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी बॉडीज़ को रिकवर ना कर पाए। तब हमने देखा करीब फ्लाइट जो क्रैश साइट थी सर वहाँ से थोड़ा सा हाइट पे हमने करीब 20-25 फीट दूर एक देखी बॉडी सर। अच्छा, वो बॉडी आपको मिल गई? यस सर, और वो आईटीबीपी के एक सोल्जर की थी। क्या बात है। और वो बॉडी मतलब जली नहीं थी सर, बिल्कुल भी कोई भी क्रैश का इफेक्ट उस बॉडी पे नहीं था। अच्छा, वो क्रैश साइट से काफ़ी दूर थी, आप कह रहे हैं? ये सर क्या पॉसिबिलिटी रही होगी सर, क्रैश होने के इम्पैक्ट से वो बाहर निकल गए होंगे या क्या रहा होगा सर, ये हम अब उस समय नहीं समझ पा रहे थे। बट हमने वो बॉडी भी रिकवर की और पिकअप पॉइंट रिकवरी पॉइंट तक पहुँचे। इमीडिएटली शॉटी स्टार्ट हुई सर, वहाँ से रोप ड्रॉप हो रही थी। हमने नेट्स में एक एक दो 3 बॉडीज़ को रखा और उसको हुकअप करके पहली बार हमने एक बार इवैक्यूएट करने में सफल हुए सर।
क्या बात। आधे घंटे के अंदर ही दूसरी सॉटी, फिर आधे घंटे के अंदर दूसरी सॉटी, ऐसे करके सर हम सारी बॉडीज़ को बेस में पहुंचा पाए। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया था सर। और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक डिफेंस का, एयरफोर्स का टैक्टिकल हेलीकॉप्टर आपका क्रैश हुआ है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते सर। हमने बेस से जब रिकवरी की बात की तो यही हमारे पास आदेश आया कि आपको रिकवर नहीं आप अभी नहीं आ सकते, आपको अभी रुकना है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न तो सर पता चलना चाहिए ना सर, क्या हुआ है, कैसे वो क्रैश हुआ है। अच्छा, क्रैश का कारण क्या है पता करने के लिए आपको वहाँ रुकना पड़ा। यस सर। और वो कैसे पता चलेगा सर, ब्लैक बॉक्स रिकवर करना था सर। अब हम सर जहाज से चढ़ने कूदने वाले लोग सर, थोड़ा बहुत हमें जहाज़ का पता रहता है सर, सेफ्टी डिस्टेंस क्या है और कैसे वो फ्लाई करता है, बट एग्जैक्ट लोकेशन कैसे ढूंढते हैं सर हम ब्लैक बॉक्स की। तो इसके लिए सर फ़ोन पे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे, सैट फ़ोन पे कंट्रोल सेंटर से लोग हमें गाइड, मतलब कंट्रोल सेंटर से हमें गाइड किया जा रहा था कि ऐसे यहाँ पे होगा, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब वो सर टेल बूम वॉज इंटैक्ट। ओके। वो ऐसा नहीं था कि टोटल क्रैश हो गया और आप वहाँ से गए और उठा लिया। तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि बेयर हैंड से हम उसको निकाल पाए। हमारे पास इस तरह के टूल नहीं थे सर, हम टेल बूम खोल सकते थे कि टेल बूम खोल के ब्लैक बॉक्स निकाल yes, पाए। सर। ये सब करते करते सर हम जो लास्ट इवैक्यूएशन हमने किया था ना, ये करीब 4 बज गया था सर। और उसके बाद हम खुद को इवैक्यूएशन, मतलब हम वहाँ से नहीं जा पाए और हमें वो रात फिर से वहाँ बितानी पड़ी। वहीं पर क्रैश साइट पे फिर एक और रात आप लोग हमें रुके। एक रात और बितानी पड़ी सर। और मीनवाइल हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स रिकवर करने के लिए कंट्रोल सेंटर ने प्लान किया होगा सर, क्योंकि हमने तो रिपोर्ट दे दी थी कि हम बेयर हैंड से तो निकाल नहीं सकते। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे पास एक हाइड्रोलिक कटर आया। अच्छा। जो ड्रॉप किया गया, वो कटर हमने लेके आए और उस कटर से हमने उस टेल बूम को कट किया सर। अच्छा, उस टेल उस बूम एग्जैक्ट को लोकेशन को काटा आप लोगों ने। बिल्कुल सर। समझना बहुत मुश्किल नहीं था सर कि कहाँ पे होगा। जो गाइड किया गया था वो इतना परफेक्ट था, मतलब हम समझ पा रहे थे कहाँ होगा। हमने उस हाइड्रोलिक कटर की मदद से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया। अच्छा। और एक और सॉटी आई और हमने ब्लैक बॉक्स को सेंड कर दिया। लेकिन अब हम फ्री थे। अच्छा, अब हम फ्री थे और हमने बोला कि अब आप वापस जा सकते थे, Yes, आपका मिशन अब हम कंप्लीट हो वापस गया जा था। चुके थे। हमारा मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे ट्विस्ट आया सर। अच्छा, फिर एक यहाँ और पे ट्विस्ट था। ट्विस्ट आया कि यहाँ से आपको पिकअप नहीं किया जा सकता, आपको एक एक्सफिल्ट्रेशन जोन तक पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, अब Nearest. आपको हेलीकॉप्टर से वापस नहीं ले जा सकते। हेलीकॉप्टर से वापस नहीं ले जा सकते सर। ओह, तो मतलब ये मौसम खराब हुआ उसके कारण से। यस सर, वॉट एवर सर, कोई भी रीज़न रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली मौसम वेदर ही रहा होगा। तो ये भी कोई मतलब एक चैलेंज ही हो गया हमारे लिए कि अब हमें रिकवर करना है। तो हमने मैप ओपन किया, हमें नियरेस्ट जीआर दिया गया था। अच्छा, अब आपको मतलब माउंटेन से वॉक करके उतरना है और जाना है पैदल। यस सर, हमें बोला गया कि आपको नियरेस्ट जो आपका एक्सफिल्ट्रेशन जोन दिया जा रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स में पास किए गए, आपको वहाँ तक पहुँचना है। अच्छा। तो हमने ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ मिशन है। हमने अपने बैकपैक्स किए, टेंट्स अनफोल्ड किए, और उसके टेंट्स फोल्ड किए और उसको लेके हम पैक करके चल पड़े। ओके। वो उस समय हमारे पास कुछ खाने का भी सामान था जो ड्रॉप किया गया था, वो सब भी हमने पैक कर लिया। सभी के माइंड में ये था, हो सकता है कि कोई बीच में हमें मिले जो फंसा हुआ हो, कोई जंगल में, कोई घर में, कहीं हट में, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं सर। तो भूख तो किसको लगने वाली थी सर। तो हम बढ़ चले, हम अपने, और वो डिस्टेंस करीब 19 किलोमीटर्स था सर, और वो भी उस टेरेन में। हम चले, बड़े आगे, मुश्किलें सामने आई, कुछ कुछ ऑब्स्टिकल सामने आए सर। कहीं कहीं इतनी बड़ी बड़ी दरारें थी, आपको उसको क्रॉस करना पड़ता था। नो इशू सर, वो पार्ट ऑफ मिशन था। हमने रोप एंकर कर करके हम पहुँचे बीच में। सच में हमने जो सोचा था वो हुआ सर। हमें एक छत के ऊपर लोग बैठे मिले। अच्छा। हम सब ने अपने बैग्स खोले, जो भी हमारे पास राशन था, जो भी खाने की चीज़ें थी, बिस्किट, पानी, हमने वो सब उनको दे दिया। और हमने उनको एश्योर भी किया सर। हमने उन्हें एश्योर किया कि हेल्प आएगी, अच्छा, डोंट वरी। ये करते हुए सर शाम के करीब 5-6 बजे हम इवैक्यूएशन साइट तक पहुँचे।
हेलीकॉप्टर आया सर, और अब बोर्ड हुए और अपनी बेस में आ गए। क्या बात है सगीर। आपकी इस कहानी से सबसे जो बड़ी बात मुझे लगती है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें हम मृत लोगों के शरीर को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपना खाना पीना भी, जो लोग फंसे हैं, जब आप लोग 2-3 दिन से भूखे थे उसके बावजूद भी आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम सर स्पेशल फोर्सेस में जरूर हैं, हम स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर हैं, हम ऑफेंसिवली ट्रेंड हैं, बट मानवता जो है सर वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत हम मानवता को नहीं छोड़ सकते, और लोगों का दर्द बांटना भी सर हमारा काम है। हमने ये काम वहाँ पे किया और बहुत खुशी हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ यस कि हम किसी के काम आए। या सगीर, जब एक गरुड़ कमांडो के कदम लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हीं लोगों के हाथ आपकी जान लेने के लिए आगे बढ़े हों? हाँ सर, ऐसा होता है, कई बार हुआ है। हमने सर नक्सल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, और एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ सर। आई थिंक ये 2005 या 6 की बात है। अच्छा। हम एक एक्सरसाइज होने वाली थी इंडियन एयरफोर्स एंड सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में, जो केकेडी में होने वाली थी। ओके। तो वहाँ का जो लोकल नेता थे और जो लोकल लोग थे वो आई थिंक किससे इन्फ्लुएंस थे, आई डोंट नो। और इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है सर ज़्यादा, क्योंकि हमारा रोल तो कैंप के अंदर है और जो हमारा टास्क है हम तो उस पर उसको ही कंप्लीट उसी पर ध्यान रहता है आपका। तो हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू की सर। हम दिन नाइट, डे एंड नाइट वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, और हम 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और फिर हमें एक इनपुट आया है सर, इंट आई कि सो एंड सो डेट को यहाँ पे गैदरिंग होने वाली है सर, गेट के सामने, एयरफोर्स स्टेशन के गेट के सामने। यस सर, और काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा क्राउड आने वाला है सर। तो हम प्रिपेयर्ड थे सर, हम नहीं चाहते थे हम किसी को इंजर्ड करें, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी सर, आपको स्ट्रांग होना पड़ता है सर। तो हमने पोजीशंस ले ली, हमने अपने जो पोस्ट थी उन सब में हमने अपने गरुड्स को बैठाया विद वेपन एंड ऑल इक्विपमेंट्स जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो इससे पहले कि हम किसी को हार्म करें, तो हमारे पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है सर, और हम हमेशा चाहते हैं कि डायरेक्टली किसी को, मतलब हमसे नुकसान ना पहुँचे। तो लाउड हेलर्स रहते हैं सर हमारे पास बड़े। तो जब गैदरिंग शुरू हुई तो मामला धीरे धीरे सर बहुत ही ज़्यादा टेंस होता चला गया। लोगों ने ऐसी बातें शुरू की कि ऐसा लगा कि अब ये कैंप के अंदर या फिर घुसने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, स्टेशन का गेट तोड़कर अंदर आ जाएंगे। यस सर, पॉसिबिलिटीज थी। और हो सकता है कि पूरे सभी लोग ना हो, लेकिन देयर आर गूंस सर जो उसमें छुपे होते हैं। हाँ, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो बाकी लोगों को मिसगाइड करते हैं। यस सर। तो हम प्रिपेयर्ड थे, हम वो कुछ कर तो नहीं सकते थे। हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर होगा कुछ भी तो हम हवा में फायर करेंगे सर। कोई जानबूझ के किसी को नहीं करना चाहता है, दैट टू सर हमारे इंडियंस ही थे, वो थोड़े से मिसगाइडेड हो सकते हैं हो। तो हमने सर लाउड हेलर से उनको बोलना शुरू किया, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोग शांति बनाए रखें, घर को वापस जाएं। तो कुछ हुआ सर ऐसा कि वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हुआ। अच्छा। और वो जगह उन्होंने खाली कर दी, उनको समझ में आ गया और वो चले गए सर। फाइनली, थैंक्स गॉड। सगीर, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देश के सैनिकों के लिए जो कहानियाँ हम यहाँ शेयर करते हैं, बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप मिसगाइड मत होइए, गलत रास्ते पर मत जाइए, और ये समझ लीजिए कि अगर सैनिक आपके सामने खड़ा है तो देश हित के लिए खड़ा है। बिल्कुल सर। सगीर, ये समझना चाहूँगा कि कोई भी स्पेशल फोर्स का जो गरुड़ कमांडो है वो ये बात अच्छी तरह से समझता है कि उसकी जान हमेशा खतरे में रहती है। यस सर। कभी देश के दुश्मनों को ख़त्म करते हुए आपका साथी गरुड़ शहीद हुआ है, और उस समय किस तरह से गरुड़ टीम उसका सामना करती है? यस सर, ऐसा हुआ है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ सर। एक्चुअली सभी ने सुना होगा पठानकोट में एक मिलिटेंट अटैक हुआ था। हाँ, पठानकोट की कहानी तो शायद भारत का हर बच्चा जानता होगा। यस सर। तो वो इंसिडेंट जब हुआ था वो न्यू ईयर की डेट थी सर, आई थिंक 2016। ओके।
हम अपने बेस में थे और हमारे पास हम वो सेम सर रेगुलर रूटीन चल रहा था हमारा डे का। ट्रेनिंग हुई, उसके बाद इवनिंग का टाइम था सर जब हम स्पोर्ट्स के लिए फॉल इन हुए थे। तो उस समय हमारे पास बेस से कॉल आया तो कि देर इज समथिंग सम इनपुट हार्ड इंट है एट पठानकोट बेस। हार्ड इनपुट है? यस सर, हार्ड अच्छा। इनपुट है। देर इज समथिंग कि आपको अलर्ट किया जा रहा है एंड प्रिपेयर वन स्क्वाड, ओके। और आपको वहाँ पे जाना है। तो ये सर इनपुट्स जो भी आती है ना सर, इसको कभी भी लाइटली नहीं लिया जाता है। आपके पास इनपुट हार्ड इंट है या फिर सॉफ्ट है, आपको मतलब इस तरह से सोचना है कि यस कुछ हो सकता है, इस खतरे का सामना करना और ही हमें है। यस करना ही है। आपके पास कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए दिमाग में। तो हमने पीटी फॉलिन को छोड़ा, 40 मिनट्स का टाइम दिया। उससे पहले ही हमारे गरुड़ से रेडी होके आ गए। मीनवाइल आर्मरी में टाइप किया गया कि हमें हमारा इक्विपमेंट चाहिए, वेपन्स चाहिए, पूरा हमारा जो एक स्क्वाड का सर वेपन एंड इक्विपमेंट रहता है हमने सर रेडी करके, हम ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स में वहाँ पे रेडी थे सर। सब तैयार हो गए? एयरलिफ्ट के लिए रेडी थे। वेरी गुड। एयरक्राफ्ट आया, ऑन बोर्ड हुए, और इस समय क्या हुआ सर, स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या थी, 14 थी आप कहाँ से ऑन बोर्ड हुए ये? सर। एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। आदमपुर से? Yes, अच्छा, sir. हमला पठानकोट में हुआ, आप लोग आदमपुर में थे? यस सर, यस सर। आदमपुर की जो गरुड़ फ्लाइट थी उसका एक स्क्वाड रेडी हो गया, और मीनवाइल जो बच्चे वाले और भी हमारे गरुड़ थे सर, उनको भी रेडी कर लिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो आप वेट करेंगे और बाद में एक्टिव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। हमारी एसओपीज क्लियर है सर, बिल्कुल। तो ऑन बोर्ड हुए, पठानकोट पहुंच गए, और वहाँ पे ऑलरेडी सर हाई अलर्ट चल रहा था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये है कि मैं उस समय वहाँ पे नहीं था, बट मेरी पूरी टीम थी। आई वॉज गेटिंग इनपुट फ्रॉम माई टीम। हमारी यूनिट को मिल रहा था, हम सब यूनिट में यहाँ पे आदमपुर में बैठे हुए थे स्टैंड बाई। तो वहाँ से पता चला रेकी हो रही है, चेक किया जा रहा है साइड्स को। तो रात ऐसे करते करते सर रात हो गई, और हम लोग यूनिट में ही थे। और फिर हमारे पास एक कॉल आता है रात में करीब 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे? रात में 2:30 बजे करीब हमारे पास एक कॉल आता है कि फायर फाइट है स्टार्टेड। वहाँ पे फायर फाइट शुरू हो गई है। अच्छा। और ये फायर फाइट गरुड़ एंड मिलिटेंट्स के बीच में है। अच्छा। यस सर, और वो मिलिटेंट्स की काउंटिंग 4 है सर, वो 4 लोग militants हैं। हैं? यस अच्छा, सर, जिनके साथ फायर फाइटिंग चल रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये तो सुन ही रहे थे, फिर एक और इनपुट आया सर कि हमारा एक गरुड़ जो सबसे आगे था, मतलब उसको एक बुलेट हिट हुई है सर। बुलेट हिट हुई है? यस सर, एंड ही वाज, मतलब वो उस समय डाउन था, मतलब डाउन हो गया। ओके। यस, डाउन हो गया मतलब वो उसको बुलेट हिट हुई एंड वो उसको मतलब इंजरी हुई। हाँ। तो वो वहीं पे उस समय जिस जगह पे था वहीं पे मतलब बैठ गया। ओके। मतलब अब गोली लगी है सर, तो उसका असर है ये। हाँ। तो लेकिन वही होता है सर कि जब एक गरुड़ डाउन हुआ है तो ऐसा नहीं होता है कि सर आप मिशन को छोड़ देंगे या फिर वहाँ पे आप रुक जाएंगे। तो यही ट्रिब्यूट होता है एक्चुअली। और उस समय वो इंजर्ड था, तो ये चीज़ मुझे पता चली सर। तो मिशन को कंटिन्यू रखा गया, और ये मिशन फुल नाइट चला, फायरिंग होती रही। और हमसे वहाँ सब्र नहीं हो रहा था सर एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में कि हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हमारे लिए भी सर एयरक्राफ्ट आया, हम ऑन बोर्ड हुए, और एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर हम भी पहुँच गए। अच्छा। लेकिन उस समय तक मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर लिया गया था सर। न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। और लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और भी छुपे हो सकते हैं, किसी को नहीं पता कितने लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन किया है। तो पूरे एयरफोर्स स्टेशन का में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया सर। अच्छा। तो हम लोगों ने पूरा एरिया कॉम्बिंग किया, सर्च किया। फाइनली हमें ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करने में 2 से 3 दिन लगे। और मीनवाइल हमें गुरुसेवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया हुआ था। अच्छा, जिन्हें बुलेट लगी थी? हाँ, जिनको बुलेट लगी थी। ओके। तो हमें पता चला कि अब वो नहीं रहे।
गुरु सेवक आपके गरुड़ कमांडो आपके साथ ही थे। यस सर। हम्म। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ था हमारे लिए, हमें पता चला तो हम वहाँ गए। और टीम के पूरे मोराल को धक्का लगता होगा ऐसा जब होता है तो। मोराल को सर धक्का जरूर लगता है, लेकिन अंदर से सर एक आवाज़ आती है कि अब अगर कुछ भी होता है सर तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होने देंगे, और अगर हो गया तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं फिर। हाँ, ये भावना जरूर आती होगी कि यस सर, देश के दुश्मनों को तो खत्म करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल ख़त्म करके ही रहेंगे। जो हमारे अगेंस्ट जाना चाहेगा सर, जो हमें हम किसी को नहीं पहुंचा रहे, अगर कोई आएगा तो सर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर। सगीर, वाकई जब कोई देश के लिए शहादत देता है तो ये भावना आती है, और मैं ये मानता हूँ कि ये भावना केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, स्पेशल फोर्स तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये भावना देश के हर नागरिक में होनी चाहिए। बिल्कुल और तभी हमारा देश सशक्त और मजबूत हो Yes, पाएगा। और इसी भावना से हमारे जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं वो अपना हर कदम मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सर। मैं तो ये देखता हूँ कि लोगों की कुछ घंटों और दिनों की भूख प्यास और संघर्ष से ही हिम्मत टूट जाती है। गरुड़ कमांडो इस संघर्ष को, इस दबाव को कैसे इतने जोश के साथ कंटिन्यू कर पाते हैं? सर इसके लिए मैं एक्चुअली कहा जाता है कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और वो तीनों चीज़ें सर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। ओके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर। आपको ट्रेन करते रहना है, अपने आप को ट्रेन करते रहना है, आपको अपने साथी को समझना है, आपको बड़ी पैर में ट्रेनिंग करते रहना है। तो आप हमें बताएंगे किस तरह से ये ट्रेनिंग Yes, काम sir. आती है और हाँ, आपको ऑपरेशंस में वो सर तैयार एक्चुअली करती है? गरुड़ बनने में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है सर। मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूँगा सर, वो एक सेपरेट टॉपिक Separate ही है। podcast कर सकते हैं उस पर। सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं। बट इस ट्रेनिंग को सर, आप सर्वाइवल की बात कर रहे हैं ना, तो सर्वाइवल की ट्रेनिंग के लिए सर हमारा एयरफोर्स में एक ट्रेनिंग स्कूल है। अच्छा, जहाँ पे जिसको बोलते हैं जंगल एंड स्नो सर्वाइवल। जंगल एंड स्नो सर्वाइवल। हाँ, हर गरुड़ ने ऑलमोस्ट ये कोर्स किया होता है। तो मैं भी उसका पार्ट था। अच्छा। मैंने भी ये कोर्स किया है। तो ये कोर्स सर एक्चुअली आपको दोनों टेरेन में और दोनों मतलब 2 तरीके के क्लाइमेट में सर्वाइव करना सिखाता है। एक बहुत ही सर्द इलाके में, जैसे कि जहाँ पे स्नोफॉल रहेगा 0 to 30 डिग्री, 0 to -30-20 डिग्री टेम्परेचर्स में आपको सर्वाइव करना सिखाता है। ऐसी ठंड जो हड्डियाँ भी गला दे, लेकिन ऐसी में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको होप छोड़ देनी है। तो ये एक पार्ट है इस ट्रेनिंग का। और दूसरा है जंगल का सर। तो जंगल में भी आप अगर अकेले रह जाते हैं या आपको सर्वाइव करना पड़ता है तो कैसे करते हैं? तो सर्वाइवल का सर बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर्वाइवल में है वो ये है कि आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आपकी हेल्प के लिए अब कोई नहीं है। अच्छा, आप खुद ही हैं जो अपनी मदद करेंगे। यस सर। अगर आपने अपने दिमाग को ये मैसेज नहीं दिया कि अब आपको किसी और की मदद नहीं मिलने वाली, यू हैव टू सर्वाइव, जब तक आपको रिकवर नहीं करने के लिए कोई आता। तो ये चीज़ सर हमने वहाँ पे सीखी। और इसमें आपको आपके पास जो भी वॉट एवर इक्विपमेंट जो है आपके पास जो बच गया है, जो भी कर रहे थे आप, जिस भी मिशन में थे, वॉट एवर जो भी चीज़ें आपके पास बच गई हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको अपने आप को सर्वाइव करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। जंगल स्नो एंड सर्वाइवल कोर्स की कोई ऐसी घटना बताएंगे जो हमें इसका एहसास दे सके कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है? हाँ, क्यों नहीं सर। मैं मेरे कोर्स की बात बताता हूँ सर। एक्चुअली ये ट्रेनिंग में सर पूरा कोर्स होता है, लेकिन आपको जब सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है तो मिनिमम 2 लोग और कभी कभार 1 भी सर। अच्छा। आपके पास एक फटा हुआ पैराशूट का कपड़ा दे दिया जाता है, एक छोटा सा सर्वाइवल किट जो एयरक्राफ्ट में रहता है सर। जैसे एक आप हेलीकॉप्टर में हैं, या फिर हर एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर सर जो उसकी पर्सनल किट होती है उसमें वो एक छोटी सी सर्वाइवल किट रखता ही है। तो उस सर्वाइवल किट में हमारे पास एक कॉफ़ी होती है, चाय बनाने की थोड़ी सी चीज़ होती है, बिस्किट्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही लग्जरी आइटम होता है कि आपको खाने को मिलेगा। तो उसके साथ हमें सर पहाड़ में, जंगल में और स्नो में, मैं स्नो की बात कर रहा हूँ एक्चुअली अभी, तो मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया गया। मेरे साथ मैं और मेरा बडी था।
आपके साथ आपका बड़ी था, मतलब Yes, एक sir. गरुड़ कमांडो था? Yes, sir. ओके। हम लोगों ने जैसे हमें ड्रॉप किया गया, हम टेंट पिच करना शुरू किया। वो टेंट नहीं होता है सर, वो पैराशूट का फटा हुआ टाइप का कपड़ा होता है। ओके। हमने कहीं वहीं से लकड़ी ढूंढनी है, टेंट पिच करना है, और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपको जानवर तो क्या होगा एक्चुअली सर, बारिश, वेदर, हर चीज़ से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सके और सस्टेन भी कर सके। ऐसा ना हो कि हवा आया और उड़ गया। तो ये चीज़ें वहाँ पे सीखी सर हमने, टेंट को कैसे पिच करना है, इम्प्रोवाइज़ करके कैसे पिच करना है, कैसे उसको एंकर करना है। तो हमने वहाँ पे टेंट पिचिंग सीखी, और जो भी वॉट एवर सर, स्नो में तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बट आपका जो विल है ना, वो आपको जिंदा रहने की सर प्रेरणा देता है और आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। सगीर, जैसा आपने बताया कि जिंदा रहने के लिए आपकी जो आत्मशक्ति है, जो विल है, वो आपको प्रेरणा देती है, और दूसरा मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको स्वयं की अपनी ही मदद करनी है। बिल्कुल, तभी आप उससे सरवाइव कर पाएंगे। और ये तो सर मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी सिचुएशन में, कोई भी इंडिविजुअल, हम स्पेशल फोर्सेस में हैं, ऐसा नहीं है कि जो कॉमन सिविलियंस हैं उनके पास ये स्किल नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट डेवलप दिस स्किल। और ये सिचुएशन कब वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है सर, किसी को नहीं पता। तो आपको ये प्रिपरेशन मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर चलनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को और हर गरुड़ कमांडो को ये रहना चाहिए कि उसे स्वयं की मदद करनी है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि गरुड़ की जो ताकत है वो उसकी टीम में है, कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो टीम की ताकत होती है, ये ट्रस्ट होता है, ये कैसे बिल्डअप होता है? जब सर आप एकदम ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग यूनिफॉर्म, और हर चीज़ आपकी अलग होती है। एयरफोर्स या किसी भी जो डिफेंस फोर्सेस, अपनी मिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, वो सबसे पहले तो आपको एक करती है सर, एक रंग में रंग देती है। बिल्कुल, एक रंग में रंग देती है आपको। एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसा खाना, एक जैसा व्यवहार आपके साथ वो करते हैं। तो इससे हमें लगता है कि यस, जो ये सब मेरा बडी है, जो मेरे सामने बैठा है, जो मेरे पीछे बैठा है, हम सब एक ही हैं। हाँ। और वहाँ पे सर उस सिचुएशन में धीरे धीरे हमें ये ग्रो किया जाता है, माइंड हमारा मेकअप किया जाता है कि जो फैमिली है सर, एक्चुअली वहाँ पे आप जहाँ पे भी सर्वाइव करेंगे, ऑपरेशन में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा सर वहाँ पे आपके पेरेंट्स आएंगे आपको, अरे नहीं नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको ही एक दूसरे की सर केयर करनी है। यस। तो ये ट्रेनिंग करते करते सर, जब आप साथ में पसीना बहाते हैं, और उस समय आपके अंदर ये जोश आता है कि आज पसीना बहा रहे हैं, वक्त आने पे मैं तेरे लिए, आपके लिए, अपने साथी के लिए खून भी बहाऊंगा। ये जज्बा सर ट्रेनिंग से डेवलप होता है सर। अच्छा, तो सगीर, ये जो जज्बा आता है, आप कह रहे हैं कि जब आप सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो सब आपको लगता है यही आपका परिवार है। क्या आप हमें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी और इनसाइट देंगे कि ये परिवार कैसे बनता है? जैसे मैंने बताया सर, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हमें सर एक रॉ मटेरियल को पिघला कर, आपको एक तराश कर एक गरुड़ बनाती है, एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर बनाती है। और जब हम बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग में जाते हैं सर, तो मेरे एक उस्ताद थे सर, उनका एक कोट मेरे को याद आ रहा है, और वो कोट मैंने अपनी पूरी लाइफ, जब तक मैं गरुड़ में रहा, जब तक मैं सर्विस में रहा, मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, अपने अंदर बसा के रखा। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर इज नॉट फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, ही इज फाइटिंग फॉर हिज ओन मेट्स। ही इज फाइटिंग फॉर हिज ओन मेट्स। यस सर। जब आप किसी ऑपरेशन में हैं, मैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन से रूम इंटरवेंशन की बात करता हूँ, आप एक बिल्डिंग को क्लियर कर रहे हैं, आपको पता होता है कि जो आपका जो सबसे पहला बंदा आपके आगे खड़ा है, जो भी सामने से बुलेट आएगी सर, वो हटेगा नहीं, वो बुलेट वो लेगा सर। हाँ, ये आपकी एक्चुअली सर ये बहुत ही छोटा मतलब टीम का कॉन्सेप्ट होता है। तो हर एक का एक पर्टिकुलर आर्क ऑफ फायर ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होता है। ओके। मेरे पीछे जो है ना, मुझे मालूम है वो कहाँ देख रहा है, तो ये मेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है
जो मेरे पीछे मेरा बडी है वो किस तरफ देख रहा है, और वहां से वो न्यूट्रलाइज करना ही करना है, वो कुछ होने ही नहीं देगा सर। और जो पीछे लास्ट में है वो, उसको मुझे पता है पीछे से कोई खतरा होगा तो वो होने नहीं देगा, और होगा तो ये चीज़ वो हमारे लिए, हमें बचाने के लिए वो उस खतरे को हैंडल करेगा सर। वो भरोसा हमेशा रहता है। वो भरोसा सर एक दिन में डेवलप नहीं होता सर, ये सालों की कड़ी मेहनत है सर। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में खेलना कूदना, हर चीज़ सर आपकी टीम स्पिरिट को बढ़ाती है सर। क्या बात है। तो सगीर, आपने कहा कि ये एक दिन की या 2 दिन की मेहनत नहीं होती, इसमें सालों लगते हैं तभी ये भरोसा आता है। सर स्पेशल फोर्सेस स्कूल्स में एक स्टोरी बहुत फेमस है, तो वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। एक स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट था सर। क्रॉस बॉर्डर आपकी एक टीम थी जो मिशन के लिए जा रही थी। तो मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़े, तो इधर उधर अपनी ऑलराउंड डिफेंस लेके जा रहे थे। टारगेट तक पहुँचे, टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए रन बैक की कार्रवाई होती है सर। आपको अपने नियरेस्ट जो एक्सफिल्ट्रेशन जोन होता है वहाँ तक पहुँचना होता है, डिस्ट्रॉय करके वापस वहाँ पर Yes, आना सर। होता है। उस दौरान सर जो बडी पेयर कॉन्सेप्ट है सर, मैं उसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको। एक बडी को गोली लग जाती है सर। अच्छा। यस। और उस समय सिचुएशन इतनी क्योस में थी कि ऐसा लग रहा है कि फायरिंग हो रही है, एंड उस समय वहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं था सर। तो उसने अपने बडी को वहीं पे सेफ जगह पे थोड़ा सा इधर उधर करके पोजीशन करके बैठा दिया, एंड ही सेड कि मैं आऊँगा। ओके। ही सेड मैं आऊँगा बडी। और वापस बेस पहुँच जाते हैं। लेकिन बेस जाने से पहले जब पहुँचने वाले थे एक्सफिल्ट्रेशन जोन तक, तो वो अपने कैप्टन से बोलता है कि सर मेरे को लेने जाना है, अपने बड़ी को अपने लेने बड़ी वापस के जाना। पास वापस लेने जाना है। तो ही सेड कोई फ़ायदा नहीं होगा, विल इवैक्यूएट हिम, किसी दिन करेंगे, किसी समय कर पाएंगे तो करेंगे। तो ऐसा हुआ कि वो उसने माना नहीं सर, और वो वापस गया। ओके। और उसके पास जहाँ पे उसको बैठाया था वहाँ पे पहुँचा। वो जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने जब देखा तो अब क्या बात हुई उस समय, वो वापस आ गया। अच्छा। और कैप्टन ने देखा कि उसका मुंह लटका हुआ है, और उन्होंने उसको बोला कि मैंने कहा था ना अभी फ़ायदा नहीं होगा, अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम राइट टाइम पे इवैक्यूएट करेंगे। तो जो रिप्लाई था सर उस सोल्जर का अपने बडी से मिलने के बाद, वो ये था कि नहीं सर फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और तो उसने बोला कैसे? तो उसने बोला कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा सर तो वो अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था, और वो मेरे को देख के खुश हो गया, और उसने बोला मेरे को पता था तू ज़रूर आएगा, तू ज़रूर आएगा। क्या बात है सगीर। ये कहानियाँ सुनकर और इन कहानियों के अंदर ये छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं वाकई हमें कई लेसन देती हैं और हमें क्लियर थिंकिंग भी देती हैं। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल विंग कमांडर निमेश जैन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा सगीर ने बताया गरुड़ कमांडोज की ताकत है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। तो आने वाले पॉडकास्ट में हम आपसे डिटेल में ये बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।